हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं अंशु कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम बैंक कोचिंग पे आपका। जैसा कि हम प्रोनाउन का सीरीज ला रहे थे, ठीक है ना। वीडियो बन चुका था, इसमें हम प्रोनाउन का प्रैक्टिस करवाए थे और एक क्लास आपका पॉसेसिव डिटर्मिनर पॉसेसिव प्रोनाउन के बीच में जो डिफरेंस था वो हम बताए थे, ठीक है। और ये प्रोनाउन का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ये चौथा वीडियो बन रहा है, ये चौथा पार्ट है, ठीक है ना। ज़्यादा ना इधर उधर की बात करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है? The teacher admires Rahul as he has always admired students which speak the truth. ध्यान से देखिएगा, इसमें एक छोटा सा बात आपको बताना चाहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन आता है। रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ध्यान से पहले देखते हैं। पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, ठीक। रिलेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है कि ये कुछ वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड्स होते हैं? ध्यान से, जैसे हु हो गया, आपके होम हो जाएंगे, विच हो गया, दैट हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। हु, हुम, विच, दैट, व्हाट। अब रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसे मान लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं इसके पहले जो एंटीसीडेंट आते हैं। क्या आते हैं? और ये एंटीसीडेंट जो होते हैं वो या तो नाउन होंगे या फिर आपके प्रोनाउन होंगे। रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के जस्ट बाद आते हैं और ये एंटीसीडेंट के जस्ट बाद आके सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर नेक्स्ट क्लाउज से रिलेट करने का काम, नेक्स्ट क्लाउज से रिलेट करने का काम। तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या है सेंटेंस में? अपने एंटीसीडेंट के जस्ट बाद आना, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनकर दूसरे क्लाउज से रिलेट करने का। तो रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन हो गया? हु हो गए, हुम हो गए, विच हो गए, डेट हो गए, व्हाट हो गए, बहुत सारे आते हैं। पहले हम समझते हैं हु क्या होता है, ठीक है ना। हु किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, चलिए एक एक करके हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक। एक करके पढ़ लेते हैं, ध्यान देते हैं। जैसे हम हु की बात कर लेते हैं, जैसे हम हु की बात करते हैं तो हु का यूज करते हैं हम लोग पर्सन के लिए। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हुम की हम बात करें, हुम का यूज भी पर्सन के लिए और इसका यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। इसके फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। विच की बात करते हैं, विच का यूज हम करते हैं एनिमल एंड नॉन लिविंग के लिए, एनिमल और नॉन लिविंग के लिए। और ये जो विच है ना, ये आपके सब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। और एक आपका जनरली ज्यादा है डेट। डेट जो होता है इसका यूज हम करते हैं पर्सन के लिए भी आता है, ठीक है, एनिमल के लिए भी आता है और ये नॉन लिविंग के लिए भी, ठीक है, नॉन लिविंग के लिए भी आता है। और ठीक डेट का यूज हम सब्जेक्ट के फॉर्म में भी कर सकते हैं एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ये बेसिकली एक बात है, आपको ध्यान रखना होगा। हु का यूज किसके लिए? पर्सन के लिए, सब्जेक्ट के फॉर्म में। हुम का यूज पर्सन के लिए, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। विच एनिमल एंड नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बन सकता है। डेट की बात करते हैं तो डेट पर्सन के लिए भी आता है, एनिमल के लिए भी आते हैं और नॉन लिविंग के लिए भी आते हैं। और ठीक ये सब्जेक्ट के फॉर्म में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी। तो सबसे बात ये, इनका यूज जैसे हु की बात करते हैं तो मान लेते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करेंगे। मान लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु आ गया। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन कहने का क्या मतलब? ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट के जस्ट बाद आता है। और एंटीसीडेंट क्या हो सकता है? या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे एंटीसीडेंट के फॉर्म में नाउन या प्रोनाउन तो होगा, बट यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपका पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर्सन। तो इस पर्सन के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? हु का यूज कर लेंगे, ठीक है। और हु जो यूज करेंगे वो किस फॉर्म में यूज करेंगे? एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में।
आगे फिर चाहिए क्या हमें, हब चाहिए, हाँ है ना, समझ में आता ना। ठीक उसी प्रकार से हुम की बात करते हैं, तो हुम भी रिलेटिव प्रोनाउन में अगर यूज करेंगे तो इसके एंटीसीडेंट में क्या होना चाहिए, कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए, और पर्सन होगा तो हुम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। तो जब हुम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में अगर आपका आएगा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हुम आएगा, आगे क्या होना चाहिए आपका, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको हम दे दिए ताकि क्वेश्चंस में आप दिक्कत ना हो। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चंस क्या दिया, द टीचर्स एडमायर राहुल एज ही हैज ऑलवेज एडमायर स्टूडेंट, है ना। टीचर किसे एडमायर करते हैं, राहुल को, कि ही हैज ऑलवेज एडमायर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो हमेशा स्टूडेंट्स को एडमायर करता है। विच स्पीक द ट्रूथ, जो सच बोलता है। तो विच जो यहाँ पे वर्ड हम यूज किए हैं, ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, ये जो विच वर्ड आया है, यहाँ पे विच किसका काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का। अब विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है, तो इसके एंटीसीडेंट में क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स तो नॉन लिविंग नहीं है, ये क्या है आपके पर्सन्स है, ये आपके स्टूडेंट्स क्या पर्सन है ना, नॉन लिविंग तो नहीं है, ठीक है। तो नॉन लिविंग नहीं है, पर्सन्स है, तो यहाँ पे हम हु लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इस पर्सन के लिए हुम लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डैट लिख सकते हैं। तो डैट पर्सन के लिए भी आता है और नॉन लिविंग के लिए भी आता है। अब हम क्या लिखें यहाँ पे, अब ऐसे देखिए कि विच तो नहीं आएगा, ये तो पक्का है, ठीक है, यही तीनों में से कोई आ सकता है। तो हु की बात करते हैं, तो हु क्या चाहिए, हमें सब्जेक्ट के लिए चाहिए। आगे देखते हैं, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक क्या आपका वर्ब है, और इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। लेकिन सब्जेक्ट चाहिए तो हुम का यूज तो हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में करते हैं ना, तो हुम तो नहीं आएगा आपका, हुम कट गया, तो बचा क्या आपका हु। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए आपका, इस जगह पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए, हु आना चाहिए, ठीक है। और हम डेट की बात करते हैं, तो डेट का भी यूज कर सकते हैं, या तो हु का यूज कीजिए या फिर आप डेट का यूज। तो जहां सिंपली ये याद रखिए, डेट विच के जगह भी आ सकता है, डेट हु के जगह भी आ सकता है, डेट हुम के जगह भी आ सकता है। सिंपली बात समझ में आ गया। तो जहां यहाँ पे जैसे विच की बात कर ले, सिंपली हम यहाँ पे डेट भी लिख देंगे, वो भी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम एक तरह से हु का भी यूज कर लिए, लेकिन हुम का यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस में हमें रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के लिए तो हुम नहीं आता है, तो हुम को तो काट दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो हु आ सकता है या फिर डेट आता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए तो, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब ध्यान से देखना है इसको, इवन दोज, अब विच आ रहा है और आगे हैव लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे हैव वर्ब है। और ये जो विच का यूज कर रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में, किस फॉर्म में यूज कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज। लेकिन क्या इसका एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है, एनिमल है, ये चीज को चेक करते हैं। अब दोज की बात कर रहा है, अब इसका एंटीसीडेंट प्रोनाउन के फॉर्म में क्या आ गया, दोज आ गया। अब दोज हमें ये चीज को चेक करना है कि दोज यहाँ पे पर्सन के लिए आ रहा है, या एनिमल के लिए आ रहा है, या नॉन लिविंग के लिए आ रहा है, ठीक है। चेक करते हैं, तो इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस किसे हो सकता है, कोई नॉन लिविंग के तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, कोई एनिमल को तो वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, किसे हो सकता है, पर्सन को। तो फिर वही बात, क्या पर्सन के लिए विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या आ सकता है, पर्सन के लिए या तो हु का इस्तेमाल करते हैं, हुम का या डेट का। डेट तो ऑटोमेटिकली लिख सकते, हाँ है ना। अब हम बात करते हैं हु आएगा या हुम आएगा। अब ये वर्ब दिया है, इस वर्ब को क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो हुम तो नहीं आ सकता, बचा क्या आपका हु। इस विच को काटते क्या लिख सकते हैं, या तो आप हु लिखिए या फिर आप क्या लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना मिल रहा है, ऑप्शन ए। और एक बात और आपको हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है कंसेप्ट, देखिएगा सारे बच्चे देख लीजिए एक बार, बता देते हैं। जैसे ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका रहा, ये क्या रहा आपका रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये अपने एंटीसीडेंट्स के जस्ट बाद आता है। एंटीसीडेंट क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, एंटीसीडेंट यही हो सकता है ना। अब रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ऑब्जेक्ट है तो कोई टेंशन है, अगर सब्जेक्ट बन रहा है आगे तो ये वर्ब लेगा, आगे क्या लेगा, ये वर्ब लेगा, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से ये देखना है, अगर नाउन या प्रोनाउन, अगर नाउन सिंगुलर है, रिलेटिव प्रोनाउन कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। ऐसे करते हैं,
अगर ये सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसा काम करेगा, सिंगुलर, और ये वर्ब भी कैसे हो जाएंगे। अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का सब्जेक्ट जो होगा वो कैसा काम करेगा, प्लूरल काम करेगा, और इसके साथ हम वर्ब कैसा लिखेंगे, प्लूरल वर्ब लिखेंगे। ये बात समझ में आ रहा ना। ठीक वही बात देखिए, तो हैव वर्ब लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे हमें रिलेटिव प्रोनाउन लिखना है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए क्या लिखे, या तो हु लिखे या डेट लिखे, है ना। अब यहाँ पे दोज की बात करते हैं, तो दोज जो एंटीसीडेंट आ रहा है इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में, कहेगा सर एकदम से प्लूरल है। क्यों? क्योंकि ये दैट जो होता है वो सिंगुलर होता है, और इसी का प्लूरल क्या बनता है, दोज बनता है। दोज तो प्लूरल है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट आ रहा है वो भी कैसा काम करेगा, प्लूरल काम करेगा। तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अगर मान लेते यहाँ पे हैज लिख के दे देता तब सही होता है, गलत होता है, एकदम से गलत हो जाता। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये बात ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन अपने नाउन या प्रोनाउन के लिए आ रहा है, ठीक है ना, अपने एंटीसीडेंट के जस्ट बाद आ रहा है। तो ये चीज देखना है कि ये जो नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर वर्क कर रहा है या प्लूरल वर्क कर रहा है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो सिंगुलर काम करेगा, है ना। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, वर्ब भी कैसा, सिंगुलर। नाउन प्रोनाउन प्लूरल, तो रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसा काम करेगा, प्लूरल। वर्ब कैसा ले लेगा। बात समझ में आ गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। अरे तो पहला द हॉर्स हु वन द रेस हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्टेबल, ठीक है, हैज बीन रिमूव फ्रॉम द स्टेबल। अब ध्यान से ये देखिएगा, द हॉर्स क्या रहा आपका, द हॉर्स आ रहा आपका, क्या रहा आपका, द हॉर्स आ रहा है, ठीक है, ये द हॉर्स आ गया। अब हॉर्स क्या आपका एनिमल है ना। अब एनिमल के लिए तो रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज नहीं करते, या तो आप विच का यूज कीजिए या फिर डेट का यूज, यस और नो। अब एक बात बताइए, ये जो हॉर्स के बारे में ये बात लिखा जा रहा है, हु वन द रेस, इस हॉर्स के बारे में लिखा जा रहा है, और ये जो हु है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके लिए आ रहा है, हॉर्स के लिए आ रहा है। लेकिन हु तो हॉर्स के लिए नहीं आ सकता है। हॉर्स के लिए या तो क्या आ सकता है, या तो हम विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट का इस्तेमाल, हाँ या ना। अब यहाँ पे हु को हटाइए, हु को हटेगा तो क्या आएगा, या तो आप विच लिखिए या फिर दोनों में से कोई एक बात को हम लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी हम हु का यूज नहीं। अब वन की बात करें तो ये तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे दिया, तो इस पे तो सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। ये अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। ये इसमें ऑप्शन नंबर कितने में एरर हो गया, ये ऑप्शन में एरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा पढ़िए तो क्वेश्चंस। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ हु फोर्सेस फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस ओनली टू लाइसेंस्ड डीलर्स। अब ध्यान से देखते हैं, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ, गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, नया लॉ इंट्रोड्यूस किया। हु फोर्सेस, जो फोर्स करता है, क्या फोर्स करता है, लॉ। अब ध्यान से देखिए, तो ये लॉ है, और हु यहाँ पे क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है आपका, और इसका एंटीसीडेंट क्या बन रहा है, लॉ। अब लॉ तो कोई इंसान नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता। ये या तो नॉन लिविंग है ना, ये थिंग्स है लॉ। अब इसके लिए तो कभी हु नहीं आ सकता, के लिए क्या आ सकता है, या तो विच आ सकता है या डेट आ सकता है। तो यहाँ पर से इस हु को काटिए, और यहाँ पे क्या लिखिए, या तो आप विच लिख दीजिए या फिर क्या लिख सकते हैं आप, डेट लिख दीजिए, ठीक है। हु फोर्सेस, अब ध्यान दीजिएगा, लॉ जो इसका जो एंटीसीडेंट है इस रिलेटिव प्रोनाउन का, वो जो नाउन एंटीसीडेंट दे रहा है नाउन, वो कैसा है, सिंगुलर है। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वो भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक। अब इसके साथ देखिए वर्ब फोर्सेस लिखा हुआ है, तो आप सबको पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म जो होता है वर्ब का, इससे हम प्लूरल फॉर्म कहते हैं या बेस फॉर्म कहते हैं, और इसके साथ जब एस या ई एस ऐड कर देते हैं इसी को कौन सा फॉर्म बोल सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म बोल सकते हैं वर्ब का। तो वहां पे देखिए, तो फोर्स आया या फोर्सेस आया, ये सही है गलत है, कहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा एरर है, बी ऑप्शन में एरर है। इस लॉ के लिए या तो विच का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डेट का इस्तेमाल। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बात पे देखते हैं। देखिए एक बात और यहाँ पे अगर बताने की कोशिश करें तो आपको हम बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे जब कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लिखेंगे, हम लिखेंगे आई, छोटा सा एग्जांपल लिखे हम लिखे
आई मेट द बॉय हु हेल्प्ड। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ सेंटेंस, आई मेट द बॉय हु हेल्प्ड हिम। मैं उस लड़के से मिला जिसने उसे क्या किया था, हेल्प किया था। अब ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या देखना, एक बात ध्यान से देखिएगा, आई मेट द बॉय, ठीक है, मैं उस लड़के से मिला, ये बॉय क्या बना, आपका नाउन बना, ठीक है। हु हेल्प, कौन हेल्प किया, यही लड़का ना हेल्प किया, है ना। तो ये जो हु वर्ड आ रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, हाँ सर काम कर रहा है, ये पर्सन है। अब हेल्प वर्ड क्या आपका वर्ब दे रखा है, तो ये हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, ठीक है सर एकदम सही कर रहा है, ठीक है। अब कौन सा लड़का जो हिम को हेल्प किया था, तो ये जो नाउन बना ये अपने आप में डेफिनिट नाउन बन गया। जब ये डेफिनिट नाउन बना तो अपने साथ क्या यूज करेगा, इसके साथ आर्टिकल का यूज करेगा। अब ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक जो बात है, यहां से यहां तक जो बात है ये किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, इस बॉय के बारे में, वो रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहां से यहां तक जो बात बन रहा है वो जो क्लाउज बन रहा है आपका एडजेक्टिव क्लाउज बन रहा है। कौन सा क्लाउज बन रहा है, एडजेक्टिव क्लाउज। आप क्या सर एडजेक्टिव क्लाउज कैसे, तो सिंपल सी बात सारे बच्चे जानते हैं, जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जो बॉय है इसी के बारे में तो बताना चाह रहा है, हु हेल्प्ड हिम, तो हु हेल्प्ड हिम इस बॉय के बारे में बताना चाह रहा है। तो ये नाउन हो गया, और इसमें देखिए ना, और क्लाउज तो सबको पता होगा, सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन को हम क्लाउज कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो इसमें क्या कह सकते हैं, क्लाउज। कौन सा क्लाउज, तो एडजेक्टिव क्लाउज। तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो पार्ट होगा, रिलेटिव प्रोनाउन जो क्लाउज बनेगा वो हमेशा कौन सा क्लाउज बनाएगा, जब भी बनाएगा एडजेक्टिव क्लाउज। बात समझ में आ रहा है ना, है ना। एक बेसिक सा बात क्या सीखे हम लोग, कि वो जो रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है, मेरा रिलेटिव प्रोनाउन जो आ रहा है वो जिस भी एंटीसीडेंट के बाद आ रहा है ना, और वो अगले क्लाउज से रिलेट कर रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनकर, तो जो जो भी क्लाउज होगा वो नेक्स्ट अगला क्लाउज वो कौन सा क्लाउज होगा, एडजेक्टिव क्लाउज। ये बात समझ में आ गया, है ना। इस चीज को आप बढ़िया से ध्यान रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो क्लाउज होता है वो कौन सा क्लाउज होता है, समझ में बात आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा हम देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन पढ़िए तो क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल इन रूरल एरियाज हु नीडेड टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छा क्वेश्चन बोलते हैं। ध्यान दीजिए कैसे ये अच्छा क्वेश्चन, इसे हम लेंगे करण killed a man is a criminal act, is an criminal। एक क्वेश्चन हियर, अब ध्यान रखिएगा, करण किल्ड अ मैन, करण ने किसे मारा, एक आदमी को मारा, हु इज अ क्रिमिनल एक्ट, जो क्या है क्रिमिनल एक्ट। अब एक चीज बताइएगा, बच्चा सोच रहा होगा सर हु तो सही है क्योंकि अपने एंटीसीडेंट के बाद आ रहा है, और ये मैन इंसान है और इंसान के लिए हम हु का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, विच जो एक वर्ड आता है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो विच जो होता है वो या तो एनिमल के लिए आता है या नॉन लिविंग के लिए आता है। लेकिन विच का एक और यूज करते हैं जब पूरे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना हो ना, जब भी हमें एक पूरे कंप्लीट स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम विच का इस्तेमाल। यही क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, करण किल्ड अ मैन, करण ने क्या किया, एक आदमी को मारा। हु इज अ क्रिमिनल एक्ट, जो क्या आपका क्रिमिनल एक्ट है। ये बात, ये स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट ना आपका क्रिमिनल एक्ट है ना। तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका हमेशा इस्तेमाल करेंगे, विच का इस्तेमाल करेंगे, का इस्तेमाल करेंगे हम विच का इस्तेमाल। तो विच का एक स्पेशल यूज और है क्या, कि ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर, मुझे बात आ रहा है ठीक। ये क्वेश्चंस पढ़िए तो, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल इन रूरल एरियाज हु नीडेड टू बी अर्जेंटली। जय हिंद दोस्तों। अच्छा यहाँ पे जो हु आ रहा है, पहली बात तो हु नहीं होगा,
क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि यहाँ मैं पे मुरारी कहीं भी कुमार उसका एंटीसीडेंट आपके पर्सन अपने है। YouTube चैनल द अब एम देखा सर, बैंक एक काम कोचिंग कीजिए, से तो विच जैसा लगाइए कि या मैं डैट लगाइए, अच्छा विच और डैट तो लगा देगा, लेकिन वहां पर तो डैट नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि वो पूरे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या एड्रेस करना है अर्जेंटली? अर्जेंटली क्या जरूरत है एड्रेस करने की? तो ये क्या चीज, देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल इन इंडिया, ये बात जो लिखा हुआ है, ये बात जो लिखा हुआ है, वो जरूरत है क्या एड्रेस करने की, जय हिंद उसे एड्रेस दोस्तों, किया जाए। मैं तो मुरारी ये कुमार पूरे के पूरे स्टेटमेंट हो गया, और स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका हम इस्तेमाल करते हैं? विच का। अब ये मत समझिएगा सर यहाँ पे डैट भी लिख आपके दिया, अपने YouTube डैट चैनल नहीं द लिख सकते, एम बैंक कोचिंग क्योंकि डैट पूरे स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट्स नहीं कर सकता। वो किसका काम है? विच का काम है, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। बच्चा देखेगा कि नहीं यहाँ पे विच और डैट दोनों आ सकता है, मार देगा विच और डैट दोनों, ठीक है ना। लेकिन हाँ, विच तो सही हो जाएगा तुक्का में भी, से, जैसा कि ठीक है मैं ना, आपको लेकिन प्रतिशत डैट बता तो नहीं आ रहा सकता। था। हाँ या तो ना, हमारे क्यों? पास है क्योंकि पूरे अंतिम स्टेटमेंट पायदान पे चलते हैं और हमारा जो स्टेटमेंट को टॉपिक रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है? विच करता है, डैट नहीं कर सकता। ये बात याद रखिएगा। विच तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ क्या काम करता है? एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का भी काम। ये बात क्लियर हो गया? बोलिए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए तो क्या दिया हुआ आपको, पढ़िए तो। ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प्ड माय सन इन द फाइनल एग्जाम। ही इज द मैन, ध्यान से पढ़ते जाएगा। ही इज द मैन हु आई नो हैज हेल्प, हु आई नो। देखिए अगर यहां तक सेंटेंस फुल स्टॉप दिया हुआ रहता तो पढ़िए तो, मैन दिया हुआ है, ठीक है, आई सब्जेक्ट बना, नो वर्ब बना, है ना। तो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, और हु जो है वो ऑब्जेक्ट का काम तो करता नहीं। तब यहाँ पे हु को काट के क्या कर लेते? हुम कर लेते। लेकिन आगे सेंटेंस पढ़ेगा, आगे सेंटेंस पढ़ेगा। धन्यवाद, जय हैज हिंद। हेल्प्ड, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर बन गया। आई सब्जेक्ट, नो वर्ब, हैज हेल्प्ड, ये भी तो आपका वर्ब है, इसको भी तो आप सब्जेक्ट दीजिएगा, आया ना। इसको भी क्या दीजिएगा? आप सब्जेक्ट दीजिएगा। तो याद रखिएगा इस सब्जेक्ट के लिए क्या आ रहा है? यहाँ पे हु आ रहा है। ये सही है गलत है? ठीक है सर, बिल्कुल सही है, वीडियो में है ना। तब तक के अगर लिए यहाँ पे हुम धन्यवाद, देता जय हिंद। तब गलत हो जाता आपका। समझ में आ रहा बात? तो एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब भी मान लेते सब्जेक्ट आ जाए, आगे वर्ब आ जाए, फिर अगला क्लाउज आ जाए जो डायरेक्ट वर्ब के फॉर्म में दे दे, अब हमें इसका तो सब्जेक्ट लेंगे ना, हाँ या ना। इस कंडीशन में यहाँ पे क्या यूज करेंगे? हु का यूज करे या हुम का यूज करे? ऐसा प्रेफर किसको कीजिएगा? अगले वीडियो में यहाँ पे कभी भी हुम तब आपका तक के सही। लिए धन्यवाद, जय हिंद। बात समझ में आया? तो ही इज द मैन हु आई नो। हाँ, इसके बाद ये बात नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लेते सब्जेक्ट है और वर्ब है और आगे कोई क्लाउज नहीं दिया हुआ है फिर से, तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो क्या आएगा हमेशा? ये बात क्लियर हो पा रहा है ना? तो यहाँ पे देखिए तो दिस ही इज द मैन, यहाँ तक एक बात हो गया। हु आई नो, अगर यहाँ तक रहता फुल स्टॉप तो हम क्या बोले कि हु को काट के हुम कर सकते थे, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और नो वर्ब है। अब हु का यूज तो हम नहीं करते यहाँ पे, कि ऑलरेडी आपका आई सब्जेक्ट आ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में क्या यूज कर लेते? हुम यूज कर लेते। लेकिन आगे सेंटेंस पड़ेगा हैज हेल्प्ड, फिर आपका हैज हेल्प वर्ब दे दिया, अब उसको तो सब्जेक्ट देंगे हम या नहीं देंगे? देंगे। उसके लिए क्या आएगा आपका? हु आएगा या हुम आएगा? तो ये आपका सही है गलत है? और आगे एक बात और चेक करना है, ये मैन सिंगुलर है या प्लूरल है? मैन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किए हैं ये भी सिंगुलर काम करेगा। इसका वर्ब देखिए तो हैज सही है गलत है? अगर यहीं पे हैव दिया हुआ रहता, मान लेते हैं, ये सही होता है गलत होता? गलत से बिल्कुल गलत होगा। इसी से पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये बात समझ में आ रहा ना? यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अच्छा क्वेश्चन आता है। क्यों? क्योंकि बच्चा सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत कर देता है, और जो बच्चा सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत कर देगा फिर तो वर्ब उससे और दिक्कत होगा पहचानने में, आया ना। कि पहले सब्जेक्ट पहचानेगा तभी तो वर्ब पहचान पाएगा। ये टॉपिक ऐसा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का, इससे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बेहतर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये बात समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्या लिखा है? द क्लर्क whom spoke rudely to the customers yesterday has been suspended। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बना यहाँ से। द क्लर्क whom spoke rudely to the customer, द क्लर्क
whom spoke rudely, अब spoke क्या आपका verb है, spoke क्या आपका verb है, और जब ये verb है इस verb को क्या चाहिए, subject चाहिए, और subject चाहिए तो subject क्या हो सकता है relative pronoun, और which भी हो सकता है, that भी हो सकता है, who भी हो सकता है। अब यहाँ पर से which तो नहीं हो सकता क्योंकि कलर के क्या है, इंसान है। अब या तो who लिख सकते हैं या that लिख सकते हैं। यहाँ पे whom हो सकता है या सर बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस जगह पे क्या हो सकता है, या तो who हो सकता है या फिर आपका that हो सकता है। हाँ या ना, बात समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, ये सिंगुलर तो रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर, और इसका वर्ब भी कैसा है। अब देखिए वर्ब सिंगुलर यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रहा है, इस पे सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है ना। कोई सा भी सब्जेक्ट रहे हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आना। अगला, द कस्टमर्स यस्टरडे। अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक बात दिया था इस क्लर्क के बारे में दिया था, यहाँ से यहाँ तक बात किसके बारे में दिया था, क्लर्क के बारे में दिया था। द क्लर्क whom spoke rudely to the customers yesterday, यहाँ से यहाँ तक बात किसके बारे में दिया, कलर के बारे में, और सबको पता है कि क्लर्क नाउन है, और हु या डेट का जो इस्तेमाल किया रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने एंटीसीडेंट के बाद यूज हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक जो बात है इस कलर के बारे में बोल रहा है, और कलर क्या आपका नाउन है, जो नाउन के बारे में बताता है उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से वहां तक क्या बना आपका एडजेक्टिव क्लॉज बना, लेकिन ये नाउन तो सब्जेक्ट भी तो है सेंटेंस का, ये नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट भी तो है, यस सर नो। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सर सब्जेक्ट तो क्लर्क की बात कर रहा है, क्लर्क की बात नहीं कर रहा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर तो इसका भाव देखिए यहाँ पे दे रखा हैज बीन। अब ये हैज बीन सही है गलत है, सर बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे हैव बीन दिया हुआ रहता तो ये बच्चा को परेशान करता। बात समझ में आ रहा ना, इसका सब्जेक्ट यहाँ और वर्ब कहाँ यहाँ, यही तो बच्चा को ढूंढने में परेशानी देता है, मतलब ढूंढने में दिक्कत क्रिएट करता है ना। तो यहाँ पे द क्लर्क अगर हैव दिया हुआ रहता तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन बन जाता। तो यहाँ पे हैव होना है या हैज होना है, हैज ही होना है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में क्या एरर है, यहाँ पे हुम होना है या हु या डेट, हु या डेट। क्लियर है, अगला क्वेश्चन। अगला दे दो, द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से क्या लिखा हुआ है आपका। द बॉय हु यू सी देयर, द बॉय हु यू सी देयर, द बॉय, ठीक है, हु यू सी देयर, हु यू सी देयर, यहां से यहां तक, एक मिनट, यहां से यहां तक इस बॉय के बारे में बता रहा है। तो जो नाउन के बारे में बताता है एडजेक्टिव, ये बना आपका एडजेक्टिव क्लॉज। हु यू सी देयर, अब यू क्या आपका सब्जेक्ट और सी क्या वर्ब। अब जब ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है तो हमें चाहिए क्या ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के लिए तो हु नहीं आता है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है, यहाँ तो यहाँ पे हुम लिखिए या क्या लिख सकते हैं आप, डैट, क्या लिख सकते हैं, या तो हुम लिखिए या फिर डैट लिखिए। अब इस बॉय का ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ बना, मेड। क्लियर, बात समझ में आ गया, बात समझ में आया या नहीं आया, यस और नो। अब ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होना, हुम होगा या डैट होगा, या तो हुम लिखे या डैट लिखे, लेकिन हु कभी भी यहाँ पे, क्लियर है, क्योंकि इसका एंटीसीडेंट क्या है, पर्सन तो है, लेकिन जो स्ट्रक्चर यहाँ पे आना चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में वो सब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में सब्जेक्ट के फॉर्म। क्लियर है, समझ में आ रहा ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो, सी इज द टीचर whom I know has helped my son in the examination। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। सी इज द टीचर, वो क्या है, टीचर। अच्छा, द टीचर क्यों है, क्योंकि इस टीचर को हम क्या किए आगे एक्सप्लेन किए, द टीचर हो गया। whom I know, जिसे मैं जानता हूं। अब whom I know यहाँ पे अगर फुल स्टॉप देते तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, यहाँ पे फुल स्टॉप अगर हम देते तो ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट, ये टीचर है, पर्सन है, और हमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में क्या मिल रहा है, हुम मिल रहा है। क्यों, क्योंकि आई सब्जेक्ट बना, नो वर्ब बना, अब हमें क्या चाहिए, रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में ऑब्जेक्ट ही चाहिए, है ना। लेकिन आगे पढ़िए तो, हैज हेल्प्ड माय सन, अब इस सब्जेक्ट का ये वर्ब बना। अब हैज हेल्प क्या, कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, है ना। तो इसका नाउन यूज कीजिए, नाउन यूज कीजिए। कैंडिडेट ठीक है, बीइंग अब अ यहाँ पे ग्रेजुएट हुम होना ही चाहिए, इज हुम होना एलिजिबल फॉर द पोस्ट बिल्कुल गलत, ऑफ हमें उस वर्ब का प्रोविजनरी सब्जेक्ट ऑफिसर। चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए क्या यूज कर सकते हैं, या तो हु यूज कीजिए या, बात समझ में आ रहा ना, हाँ या ना। अच्छा एक बात और,
जैसे हु या डेट की बात करते तो मान लेते कुछ होगा। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे हु की बात कर लेते हैं। अब हु यहाँ पे सिंगुलर काम कर रहा है या प्लूरल काम करेगा? सर सिंगुलर ही काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसका एंटीसीडेंट सिंगुलर। जब एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा? सही है गलत है? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा पढ़िए तो। आई मेट द टू गर्ल्स, मैं दो गर्ल्स से मिला, whom I believe आर ट्विन सिस्टर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई मेट द टू गर्ल्स, मैं दो लड़कियों से मिला, whom I believe, अगर फुल स्टॉप यहाँ पे रहता तो फिर ये सही हो जाता, क्योंकि आई सब्जेक्ट बना आपका और बिलीव क्या बना आपका? वर्ब बना। तो सब्जेक्ट वर्ब और चाहिए क्या हमें? ऑब्जेक्ट, तो सही हो जाता। लेकिन आगे पढ़ेगा आर ट्विंस, फिर वर्ब है आपका, इसे फिर सब्जेक्ट देंगे या नहीं देंगे? देंगे। तो इसका सब्जेक्ट कहाँ होगा? ठीक है, यहाँ पे हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए। तो होम का यूज कभी भी हम सब्जेक्ट के फॉर्म में तो नहीं यूज करते ना, करते हैं? नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इस होम को काटेंगे और क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे। अब एक बात और, हु जो है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है या प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है? कहेगा सर एकदम सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसे? देखिए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या? गर्ल्स है। इसका एंटीसीडेंट क्या आपका? गर्ल्स। तो गर्ल्स सिंगुलर या प्लूरल? कहेगा सर प्लूरल। तो ये सब्जेक्ट जो काम करेगा वो कैसा काम करेगा? प्लूरल काम करेगा। देखिए ना वर्ब भी कैसा ले रहा है? आर ले रहा है ना। अगर वहां पे इज बन जाता तो गलत हो जाता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें एरर क्या हो गया? हु होना चाहिए था, हुम नहीं होना चाहिए था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। आगे, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा बात बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। क्या है ये? तो भाई बैठ ही रहने दे। चलिए, मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग। टू, देखिएगा ध्यान से, ये जो टू वर्ड हम आपका लिखे हैं, ये क्या है? टू, ये है आपका प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए हमें? सर प्रीपोजिशन तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। अब हु तो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ऑब्जेक्ट का काम करता है। इसका काम करता है ऑब्जेक्ट का। हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे हु होगा या हुम होगा? कहेगा सर हु को काटिए और क्या लिखे यहाँ पे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में एरर होगा। इस हु को काटिए और इस हु के जगह क्या हो जाएगा? क्या यूज कर लेंगे? होम। इसको एक और तरीका से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम एक और तरीका से क्या लिख सकते हैं? मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग। तो हम एक और तरीका से ऐसे, ये बात समझ आ गया? तो हमें क्या करना है? या तो टू लिखा हुआ है तो टू प्रीपोजिशन तो हुम दे देंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, या फिर इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, हु है तो हु यहाँ पे रहने ही देंगे। ठीक है ना। और प्रीपोजिशन कहाँ चले जाएगा? इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी, ये बात समझ में आ गया ना? आया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बात को याद रखिएगा, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, इज द बॉय, जैसे हम लिखेंगे ही इज द बॉय अबाउट whom he was talking. He is the boy about whom he talked yesterday. यह वही लड़का है जिसके बारे में सी क्या कर रही थी? कल बात कर रही थी। तो देखिए अबाउट हुम
यहाँ पे सही है। अबाउट प्रीपोजिशन हो जाएगा, अबाउट क्या बनेगा, प्रीपोजिशन, और ये इसका ऑब्जेक्ट है ना, सही है। लेकिन इस बात को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लीजिए, ही इज द बॉय सी टॉक्ड टू टॉक्ड अबाउट, प्रीपोजिशन यहाँ क्या है, अबाउट, ऐसे भी लिख सकते हैं बातों को, दोनों सेम ही मतलब दे रहा है, बस दोनों का क्या है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। बट प्रीपोजिशन लिख रहा है तो उसके साथ हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। समझ में आ रहा है? चलिए इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन पढ़िए तो। माई सेल्फ एंड राजकुमार हैव बीन फ्रेंड सिंस चाइल्ड। ये आ गया आपका, तो टॉपिक आता है प्रोनाउन में पढ़ना आता है, ध्यान से देखते हैं उस टॉपिक को। एक होता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, होता है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, और इसी में एक पढ़ना रहता है हमें रिफ्लेक्सिव। क्या टॉपिक है, रिफ्लेक्सिव। ये दो टॉपिक पढ़ना, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, ठीक है, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, ऐसे पढ़ते हैं ना आप लोग। वो सब किसके स्ट्रक्चर होते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन से कहते हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन जब हम सब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालते हैं, सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करते हैं, है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्फैटिक प्रोनाउन, है ना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जब कोई डूअर किसी काम को करता है और उसका इफेक्ट खुद डूअर पे अगर पड़ जाए, है ना, तो वहां पे हम किस प्रोनाउन का यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। जैसे सिंपली हम बोलेंगे, छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, बोलेंगे आई हेल्प यू, तो ये सिंपल सेंटेंस है, मैंने तुम्हारी मदद की, है ना। अब हम कहना चाह रहे हैं, इस बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, स्ट्रेस डाल के, आई माई सेल्फ हेल्प यू, मैं खुद तुम्हारी मदद की थी। अब इस बात को ऐसे ही बोल सकते हैं। तो इस बात और इस बात में फर्क है, ये नॉर्मल बात है, आई हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद की थी। लेकिन जब आई माई सेल्फ हेल्प यू की बात कर लेंगे, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ आ रहा है, ये क्या कर रहा है, इस बात को स्ट्रेस डाल रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, क्या कि मैं खुद तुम्हारी मदद की थी। यहाँ पे क्या रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है बातों को। तो यहाँ पे जो ये काम कर रहा है, इम्फैटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। और इम्फैटिक प्रोनाउन का सेंटेंस में अगर यूज करना हो तो दो पोजीशन होते हैं इसके, या तो जिसको एम्फेसाइज करें उसके जस्ट बगल में, है ना, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में, या फिर सेंटेंस के लास्ट में। तो इम्फैटिक प्रोनाउन का दो पोजीशन हो सकता है, या तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है, और या फिर सेंटेंस के लास्ट। क्लियर बात समझ में आ रहा है? चलो, अब ये हो गया इम्फैटिक प्रोनाउन का। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या कहता है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात की, इसका डिफिनेशन क्या हो गया, जब डूअर किसी काम को करता है और उस काम का इफेक्ट खुद डूअर पे पड़े, ठीक है ना, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में। जैसे हम बोलेंगे कि, सिंपल लिखते हैं, आई हर्ट, सिंपली अगर ये बात लिखे, इसका क्या मतलब है, मैंने उसे हर्ट किया, है ना। लेकिन अगर इस बात को अगर आप हर्ट करने का काम खुद अपने आप कर रहे हैं, खुद को कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, आई हर्ट, मतलब क्या, मैंने खुद को हर्ट किया। यहाँ पे हर्ट करने का काम आप किसी और को कर रहे हैं, लेकिन सेकंड में क्या लिखे हैं, यहाँ पे हर्ट करने का काम हम खुद कर रहे हैं, हम मतलब खुद पे कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हर्ट हम कर रहे हैं, ये खुद को हर्ट कर रहे हैं। ये जो आई जो काम कर रहा है हर्ट करने का काम, इसका इफेक्ट किससे पड़ रहा है, ठीक आई पे पड़ रहा है। तो एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि जैसे हर्ट आपका वर्ब हो गया, है ना, और जो रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोल लेते हैं, और जो किसी काम को करता है उसको क्या बोल लेते हैं, जनरली हम सब्जेक्ट बोल लेते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। जिसपे भी इफेक्ट पड़ता है उस एक्शन का, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और आई हर्ट माई सेल्फ अगर लिख रहे हैं, यहाँ पे हर्ट करने का माई सेल्फ खुद काम कर रहा है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज के लिए, और रिसीव कौन कर रहा है, माई सेल्फ खुद कर रहा है, ये किसका काम कर लेगा, ऑब्जेक्ट का काम कर लेगा। ये बात समझ में आया।
तो जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज एज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हमेशा हम कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट के फॉर्म। ये जब भी काम करेगा ऑब्जेक्ट की बात करेगा, इसलिए कभी भी बोल सकते हैं जैसे मान लेते हैं अंशु कुमार, हम कल माई सेल्फ इज अंशु कुमार, नहीं माई सेल्फ इज अंशु कुमार बोल सकते हैं, कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ इज अंशु कुमार अगर बोलेंगे तो इज वर्ब हो जाएगा, और इज से पहले तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, और आपको पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है, करता है नहीं करता है। हमें कैसा केस चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं, आई एम, बात समझ में आया? लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी हम सब्जेक्ट के फॉर्म में, तो उसका यूज ऑब्जेक्ट में क्यों करेंगे पता चल गया ना, क्योंकि उस एक्शन का इफेक्ट खुद डूअर पे पड़ रहा है ना, उस एक्शन को खुद कौन रिसीव कर रहा है, डूअर रिसीव कर रहा है, तो जो रिसीवर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम। बात क्लियर है? सेम क्वेश्चन ये दिया हुआ है, माई सेल्फ एंड राजकुमार, क्या बात दिया हुआ है, माई सेल्फ एंड राजकुमार हैव बीन फ्रेंड। अब हैव बीन क्या हो जाएगा, आपका वर्ब हो जाएगा, वर्ब से पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आना, और सब्जेक्ट आना है तो सिंपल ये देखिए कि माई सेल्फ एंड राजकुमार होना है, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि माई सेल्फ आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ पे क्या होगा, आई होगा, और राजकुमार तो आपका दे ही रखा सिंस चाइल्डहुड। अब देखिए एक बात और यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं, क्या करेक्शन कर सकते हैं, आपको याद है पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट वीडियो में अरेंज करना सिखाया, ठीक है ना। अगर गुड सेंस की बात करता है और तो 1 2 3 सॉरी 2 3 1 के केस में लिखते हैं जब सिंगुलर हो, और 1 2 3 के कंडीशन में कब लिखते हैं, जब आपका गुड सेंस में प्लूरल हो, है ना। और बैड सेंस में 1 2 3 में अरेंज करते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल। ये तो बचपन में दोस्त की बात कर रहा है तो गुड सेंस की बात कर रहा है, तो पहले थर्ड पर्सन 2 3 1 के ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना, 2 3 1। तो राजकुमार और आई की बात कर रहा है, यहाँ पे सेकंड पर्सन दे ही नहीं रखा है, तो पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, तो राजकुमार का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ पे आई का पोजीशन कहाँ होगा, लेकिन ऑप्शन किस ऑप्शन में रहा, ये ऑप्शन में। बात क्लियर हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, आई अवेल ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट हैव कम माय वे एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई एम सो। अब ध्यान दीजिएगा, आई एम अवेल ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज। अब एक बात याद रखिएगा, देखिए कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करते हैं, है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब कब कहेंगे, जब वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब कोई पूछेगा तो क्या होता है, तो कहेगा सिंपल सी ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो कौन सा वर्ब कह सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जब भी बात हम करेंगे, है ना, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा, जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा या इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है सर, अभी तो जस्ट बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो हमेशा किसके साथ आएगा, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ। तो सिंपल बात ये याद रखिए, कुछ वर्ब्स होते हैं जिसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज, ठीक है। एंजॉय, एवेल, अडेप्ट, अम्यूज, अपसेंट, अवेंज, एक्यूट, रिजाइन, अप्लाई, एक्सर्ट, एडजस्ट, रिकॉन्सिल, प्राइड, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, ये सब कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। इनका यूज करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज। अब कहेगा सर इसका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ करते हैं, क्या हमेशा करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज इसके साथ? तो याद रखिएगा ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर पहले से ऑब्जेक्ट है लगा हुआ तो इसके साथ कभी भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, बात समझ में आ रहा ना। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है उस वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। इससे सिंपल सी बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल लेंगे, बोलेंगे ही इंट्रोड्यूस मी, ही इंट्रोड्यूस्ड, इसने मुझे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस वर्ब हो गया ना। देखिए हम इंट्रोड्यूस के साथ लगाते हैं ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंट्रोड्यूस वर्ब हो गया, और ये वर्ब अपने साथ क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। जब ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा तो क्या यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इंट्रोड्यूस करने का काम ही क्या है, लेकिन खुद तो इंट्रोड्यूस नहीं किया है ना, खुद को, वो मी को इंट्रोड्यूस किया है। समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी रिसीवर इसका कौन बना हुआ है, मी, तो क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। बात समझ में आ रहा ना। लेकिन अगर ऐसे लिख दे ही इंट्रोड्यूस्ड, अगर मान लेते हैं ऐसे सेंटेंस लिख दे ही इंट्रोड्यूस्ड, है ना, ही इंट्रोड्यूस्ड। अब ही इंट्रोड्यूस्ड किसको इंट्रोड्यूस किया भाई, पता चल पा रहा नहीं, और है तो ट्रांजिटिव वर्ब, तो पक्का ऑब्जेक्ट तो लेगा। इसका क्या मतलब मान लेते हैं कि ही खुद को इंट्रोड्यूस किया होगा। तो अब जब खुद को इंट्रोड्यूस किया तो ये जो एक्शन है, इस एक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, खुद ही पे पड़ रहा है, खुद डूअर पे पड़ रहा है। तो हमें अब क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही का
ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इन वर्डों के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, बट किस कंडीशन में? जब इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हो तो। ठीक है, इनके वर्ब का इफेक्ट, एक्शन का इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा होगा, तब जाके इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव का यूज। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पढ़िए क्वेश्चन, आई हैव अवेल्ड ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटी। अवेल्ड का मतलब होता है लाभ उठाना। अब लाभ उठाया, किसको? खुद को लाभ उठाया होगा ये सारे अपॉर्चुनिटी। अवेल्ड है, ये वर्ब है, क्या इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है? नहीं, डायरेक्ट प्रीपोजिशन। अब ये तो है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट चाहिए। कि ये लाभ उठाने का काम कौन किया होगा? खुद आई किया होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे आई के साथ, यहाँ पे अवेल्ड के साथ क्या आ जाएगा? यहाँ पे इस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माई सेल्फ। क्या बनेगा? माई बनेगा। ऑप्शन ए में एरर था, है ना? आई हैव अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ। बात क्लियर हो गया है ना? और इम्पैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है बता दिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। और ये वर्ब याद रखिएगा, ठीक है ना? ये कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम क्या लगाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। और किस कंडीशन में लगाते हैं ये भी आपको बता दिए, जब ये ऑब्जेक्ट ना हो तब। समझ में आ रहा ना? अगला क्वेश्चन पढ़िए तो। आई वॉन्ट टू नो वाई यू absented फ्रॉम द क्लास दैट डे while you had a very important lecture to attend। अब यहाँ पे क्या दिया? आई वॉन्ट टू नो वाई यू absented फ्रॉम द क्लास। वाई यू absented याद है? अभी जस्ट पढ़े हैं ना, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं ना, प्रेजेंट, absent, इसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब करते हैं? जब इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो। क्या absented के साथ ऑब्जेक्ट दिए? नहीं दिए। क्लियर बात समझ में आ रहा है? जब ऑब्जेक्ट नहीं दिए हैं तब क्या करेंगे? अब तो रिफ्लेक्सिव करना पड़ेगा, है ना? और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए तो इसका सब्जेक्ट कौन है? यू है। ठीक है, यू है। अब यू absented, तो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? इसका योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ भी होता है। इसका योर सेल्फ भी होता है और योर, ठीक है ना? अब यहाँ पे एक की बात करेगा तो योर सेल्फ की बात कर लेंगे, और एक से ज्यादा होगा यू रिप्रेजेंट करेगा तो क्या हो जाएगा? योर सेल्फ। बात क्लियर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा एरर मिला आपको? ऑप्शन नंबर बी में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। Prides on her beauty, but I never appreciated this attitude of hers even in the list। Prides, see prides, देखो क्या है? प्राइड है, गर्व है ना खुद के ब्यूटी पे, ऑन हर ब्यूटी, बट आई नेवर अप्रिशिएट दिस एटीट्यूड ऑफ हर्स इवन इन द लिस्ट। प्राइड वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको क्या चाहिए? अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सी प्राइड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे। किसे गर्व है? सी को खुद है ना? तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? खुद सी पे पड़ रहा है ना? तो यहाँ पे रिसीवर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमें चाहिए, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा? सी का क्या बनेगा आपका? क्लियर बात समझ में आ गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अगला का क्वेश्चन दिया, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप पढ़िए। एज आई रीच देयर ही टोल्ड मी टू कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम द फील्ड। ये बात कहना चाह रहा है। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो इंट्रांजिटिव के फॉर्म में होते हैं, वो अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं यूज करते हैं। अब इंट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले। क्यों? क्योंकि अगर नहीं ले सकते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना ले, आया ना, जो ऑब्जेक्ट को होल्ड ना करता हो उसे क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, है ना, कीप, फिल, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, तो बेथ पढ़ते, ठीक है ना? तो अब बात पड़ेगा तो वो नाउन हो जाएगा। बात का ये वर्ब याद रखिएगा आप लोग, BATH क्या है आपका? ये वर्ब है, और BATH हम लोग लिखते हैं बात, वो क्या आपका? नाउन। ये कुछ वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, ठीक है? तो एज आई रीच देयर ही टोल्ड मी टू कीप माई सेल्फ, कीप वर्ड आ रहा है, इसके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ का यूज करेंगे? सर बिल्कुल नहीं करेंगे। ये सही है, गलत है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस पढ़िए तो। अब ध्यान दीजिएगा, आप कुछ अच्छा बात आपको बताते हैं कि देखिए पर्सन, नॉन लिविंग एनिमल, इसके साथ हम किसका यूज करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो डैट का यूज कर लेते हैं, लेकिन स्पेशली पर्सन की अगर बात करते हैं, हु किसके लिए करते हैं? स्पेशली पर्सन के लिए करते हैं। होम स्पेशली पर्सन के लिए करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म।
एनिमल और नॉन लिविंग के लिए स्पेशली विच का यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन अगर डेट की बात करें तो डेट पर्सन के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉन लिविंग के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, एनिमल के लिए भी इस्तेमाल। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन आता है, चाहे पर्सन रहे, नॉन लिविंग रहे या एनिमल रहे, उसके साथ हमेशा किसका यूज कर लेते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन डेट का यूज कर। वो कौन कौन सा वर्ड है देखते हैं। जैसे कुछ कुछ वर्ड आपके सेम, ओनली, लिटिल, few, all, everything, anything, एक ETC कर देते हैं। और एक आपका सुपरलेटिव डिग्री भी आता है। अगर सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री दिया हुआ है तो उसके लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना हो तो हमेशा किसका यूज करते हैं? हमेशा उसका डेट का यूज, एक्सेट्रा कर देते हैं। मुझे बात आ रहा है? तो ये बात आप याद रखिएगा, कुछ स्पेसिफिक वर्ड आते हैं, या तो पर्सन रहे, नॉन लिविंग रहे या एनिमल रहे, हमेशा उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करते हैं? डेट यूज करते हैं। अब सेंटेंस पढ़िएगा आप लोग। द डॉल्फिन इन द फोटोग्राफ इज द सेम फिश हु हैड सेव्ड 3 पीपल फ्रॉम ड्रॉइंग इन द सी। अब देखिए यहाँ पे फिश की बात कर रहा है, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहा, ये अपने साथ एंटीसीडेंट क्या ले रहा है? फिश। और फिश तो एनिमल है ना। आप कहिएगा सर एक काम कीजिए ना, फिश एनिमल है ना, तो आप विच लगा दीजिए वहां पे, विच भी लिख सकते हैं, डेट भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन याद रखिए क्या लगा हुआ है? सेम, सेम वर्ड लगा हुआ है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या लगा सकते हैं? कभी भी विच का इस्तेमाल करेंगे नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? जब भी आएगा रिलेटिव प्रोनाउन आपका, कुछ वर्ड्स आते हैं ऐसे, जैसे सेम, ओनली, लिटिल, फ्यू, ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, सुपरलेटिव डिग्री एक्सेट्रा हम लिख दिए हैं। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेते हैं? अपने साथ वाले क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन जब भी लेंगे तो क्या लेंगे? डेट। ना तो हु लेंगे, ना ही विच लेंगे, ना ही हुम लेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो क्या कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वाति हैड, क्या लिखा हुआ है? स्वाति हैड सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी इयर्स एगो। देखिए तो एनीथिंग, इसका एंटीसीडेंट कौन सा प्रोनाउन दिया है? एनीथिंग दिया हुआ है। क्या यहाँ पे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन आएगा? नहीं। आंख मूंद के क्या लिखना है? अच्छा, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन कब आएगा पता है? हम तो लिख दिया ना, व्हाट की रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा इसका एंटीसीडेंट नहीं देने दिया हुआ होना चाहिए, इसका एंटीसीडेंट नहीं दिया हुआ होगा तभी व्हाट हम रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे बोलेंगे सी पाउट हट सी ईट। क्या खरीदी? अब देखिए व्हाट यूज कर रहे हैं ना, अगर यहीं पे मान लेते हैं हम विच लिख देते हैं या डेट लिख देते हैं। विच और डेट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इसके साथ कोई एंटीसीडेंट दिया हुआ है? क्या खरीदी? कुछ बता रहा है, एंटीसीडेंट दे ही नहीं रखा है। जब एंटीसीडेंट नहीं दे रखा है तो क्या विच और डेट सही हो सकता है? कभी नहीं सही हो सकता। तो जब भी एंटीसीडेंट न दिया हुआ हो, नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया हुआ हो, तो वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में क्या यूज करते हैं? व्हाट यूज कर सकते हैं या व्हाट एवर यूज कर सकते हैं, व्हाट सो एवर यूज कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन के फॉर्म में कब यूज करते हैं? जब एंटीसीडेंट आपका नहीं दिया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। रमेश possess all those goods qualities which every ideal student should possess। देखिए तो all दे रखा है, all those good qualities। आपके पास सर क्वालिटीज तो नॉन लिविंग है, विच सही लिख रखा है, लेकिन देखिए इस क्लाउज में क्या यूज किया? ऑल। ऑल के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा? ऑल के साथ जब भी आएगा तो क्या आएगा? विच या डेट। हम लोग लिखते हैं ना, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल डेट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो। I told him that we enjoyed very much at the party। I told him that we enjoyed very much। देखिए enjoyed आपका वर्ब आ गया, और आपको बताए थे ना enjoyed जो वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, क्या इसके साथ ऑब्जेक्ट है? नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है
तो उस ऑब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं हम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वी इंजॉयड, अब वी इंजॉयड जब ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है तो हम क्या करते हैं, ये जो वी है मतलब वी खुद इंजॉय किया होगा, हाँ है ना, वी खुद पार्टी को इंजॉय किया होगा। तो वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बन जाएगा, आवर सेल्फ या आवर सेल्फ। ठीक है सर, आवर सेल्फ सुना चाहिए, यहाँ पे आवर सेल्फ मत लिख दीजिएगा, आवर सेल्फ गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आवर सेल्फ का प्लूरल, सेल्फ होता है सिंगुलर, सेल्फ क्या होता है सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या बनता है, ये क्या बना आपका, तो आवर प्लूरल वर्ड होता है ना, वी से आवर आया तो वी प्लूरल आवर प्लूरल, अब उसके साथ सेल्फ आएगा, सेल्फ आएगा, तो वी इंजॉयड आवर सेल्फ वेरी मच। अगर ऐसे अगर सेंटेंस दिया रहता, वी इंजॉयड द पार्टी, ये सेंटेंस सही होता। अगर इसको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता आपको तो वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स, वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स द पार्टी। अब ये सही होता है गलत होता, देखिए पहला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, वी इंजॉय द पार्टी। अगर इस बात को हम ऐसे लिखते हैं वी इंजॉयड आवर सेल्फ द पार्टी, एकदम बिल्कुल गलत है। क्यों, वी इंजॉयड क्या इंजॉयड किए, पार्टी, तो ये तो ऑब्जेक्ट आ ही रहा है ना आपका। जब ऑब्जेक्ट आपका दे देगा तो कभी भी हम लोग आवर सेल्फ का इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। समझ में बात आया? ठीक है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन था। अब देखते हैं, चलिए हो गया लास्ट क्वेश्चंस खत्म। आज हम लोग कितना क्वेश्चंस किए, 20 क्वेश्चंस किए, है ना। कोशिश तो भले हम किए हैं कि ताकि सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाए, है ना। जो रिलेटेड थ्योरी था, ज़्यादा डेप्थ में तो थ्योरी नहीं बता रहे, बट जो जिससे क्वेश्चंस आपका बन जाए, है ना, वो कोशिश कर रहे हैं क्या कि हम एक्सप्लेन कर दे थोड़ा बहुत भी, ठीक है ना। अगर ज़्यादा डेप्थ फिर चलेगा तो फिर पता चलेगा 1-2 क्वेश्चन से सॉल्व हो पाया, ठीक है। तो कोशिश मेरा ये रहता है कि तरीका से थ्योरी को थोड़ा ब्रीफ में बताएं, है ना, और वो ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो, है ना। ब्रीफ में ही बताएंगे, बट क्या होना चाहिए, ज़्यादा लॉजिक होना चाहिए, समझ में बच्चों आना चाहिए, उससे आराम से क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, बन सकता है, ठीक है। तो ये अब प्रोनाउन का 2 क्लास और लेंगे हम, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन 2 वीडियो और बनाएंगे, और मोटा मोटी 20-25 मतलब 50-60 क्वेश्चन और हम प्रोनाउन का करेंगे। अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो सब मिक्स होगा, तो आपका प्रत्येक टॉपिक से हो सकता है, पर्सनल प्रोनाउन से भी हो सकता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, कोई भी टॉपिक से आपका हो सकता है, ठीक? तो आप कंप्लीटली मिक्स कर देंगे, क्योंकि आपको हम 3-4 वीडियो बनाए हैं प्रोनाउन पे और उसका क्वेश्चंस भी किए, तो टॉपिक बाय टॉपिक हम कोशिश किए बता देने का, है ना। मोटा मोटी आपका ब्रीफ में हम सारा चीज बता दिए, सारा टॉपिक को हम टच कर दिए, ठीक है। अब क्या है कि क्वेश्चंस और बहुत सारा करेंगे, देखते हैं वहां से और क्या क्या नया कॉन्सेप्ट से निकलता है, उसको भी डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। और इसको शेयर किया कीजिए यार ज्यादा, है ना, ताकि क्या हो कि सारे बच्चे देख पाए, है ना, सारे बच्चे देखें, ताकि और हम नया वीडियो बनाए आपके लिए और अच्छी सी, है ना। और एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाह रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा कि कल से आपका 3:45 में, कल से 3:45 में, कल से 3:45 PM में आपका वर्ड का लाइव क्लास चलेगा, वर्ड का, ठीक है ना। और ये वर्ड पढ़ेंगे हम लोग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, और रिसेंट ईयर में जो आ रखा है, ठीक है ना, रिसेंट ईयर में जो भी एग्जाम में आ रखा है उसका हम क्वेश्चंस करें, ठीक है ना। 3:45 में लाइव क्लास आपका रहेगा, ठीक है ना। तो कोशिश कीजिएगा ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए ये बात, ताकि मेरा क्लास क्या सके, लाइव अटेंड कर सके, है ना, और देखते रहे। और कोशिश कीजिए दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, शेयर कर दे, ठीक है। आज रहने देते हैं इतना ही, थैंक यू सो मच।